नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एमएचडी 12 भारतीय कहानी, इसी के मैराथन वीडियो का दूसरा पार्ट होने वाला है। इससे पहले का जो मैराथन क्लास था उसमें इकाई 1 से लेकर इकाई 7 तक कवर किए थे और इसमें इस कोर्स का बाकी जितना भी इकाई है सबको इसमें कवर कर रहे हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये 2 मैराथन वीडियो के माध्यम से आप पूरे एमएचडी 12 की तैयारी कर सकते हैं और अगर आप पहले डिटेल से पढ़े हैं तो फिर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए तो ये बेस्ट होगा ही। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को थोड़ा फटाफट अंदाज में शुरू कर लेते हैं। तो पहला कहानी का नाम है विद्रोह और इसके रचनाकार है बाबूराव बागुल। तो बाबूराव बागुल द्वारा लिखित कहानी विद्रोह जातिवाद, अमानवीय प्रथाओं और सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ एक युवा के मानसिक और वैचारिक संघर्ष की मर्मस्पर्शी कहानी है। तो यहाँ पर अमानवीय प्रथा अर्थात जो मैला ढोने की प्रथा अर्थात मल को जो ढोने की प्रथा उसी से संबंधित है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो जय, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, जो मैट्रिक में पढ़ रहा है, वह स्वाभिमानी है और रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देता है। भानी और बूढ़े पिता, ये जय के माता पिता हैं। तो जय के माता पिता जो अत्यधिक गरीबी, बीमारी और सामाजिक दबाव के कारण जय को पारंपरिक मेहतरी अर्थात सफाई कर्मी या भंगी के काम में ढकेलने पर मजबूर हैं। शांति, जो कि जय की पत्नी है। तो लगभग इतने ही पात्र हैं और कुछ म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस के कुछ पात्र हैं। तो कहानी के घटनाक्रम को अगर समझें तो जय के घर में अत्यधिक गरीबी है, उसके पिता बीमार और मृत्यु के निकट है और माँ की हालत भी बहुत खराब है। इस स्थिति में जय के नाम पर सफाई कर्मचारी अर्थात भंगी की सरकारी नौकरी का बुलावा आता है। पिता और माँ चाहते हैं कि जय अपनी पढ़ाई छोड़ दे और परिवार का सहारा देने के लिए यह नौकरी स्वीकार कर ले, लेकिन जय, जो कि अभी क्लास 10 में पढ़ रहा है, वो इस काम को करना नहीं चाहता। वो आगे की पढ़ाई करना चाहता है और पढ़ाई करके कोई अच्छा सा काम करना चाहता है। तो इसी को कहा गया है कि जय इस अमानवीय और जाति आधारित पारंपरिक पेशे के सख्त खिलाफ हैं। वो साफ कहता है कि वह पढ़ लिख कर कुछ और बनेगा, पर यह अपमानजनक काम नहीं करेगा। वह सवाल उठाता है कि भंगी के बेटे को सिर्फ भंगी का ही काम क्यों करना चाहिए, जब उसके पिता कहते हैं कि हमारी गरीबी, देश और धर्म हमें यह काम करने को कहते हैं। तो जय उग्र हो जाता है। वो ऐसे धर्म और देश को ठुकरा देता है जो इंसान को जानवर समझता है और इंसानियत से बढ़कर पत्थरों को पूजता है। वो कसम खाता है कि वो परीक्षा पास करके क्लर्क, डॉक्टर या कुछ और बनेगा और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। पिता के अत्यधिक भावनात्मक दबाव और माँ की ममता के आगे झुककर जय आखिरकार काम देखने के लिए अपनी माँ भानी के साथ दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो जय का सपना तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन घर की परिस्थिति को देखता है, पिता की बातों को भी समझता है, माँ की ममता को भी ध्यान रखता है और अंततः माँ के साथ दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है। दफ्तर का क्रिश्चियन साहब जय के पढ़े लिखे और प्रभावशाली रूप को देखकर भी उसे जानबूझकर सबसे गंदा काम मैला ढोने वाली गाड़ी साफ करने और शौचालयों की सफाई का काम सौंप देते हैं। ठेकेदार जय को घाट कोपर के एक तंग इलाके में 32 शौचालयों के पास ले जाता है। वहाँ फैली भयंकर गंदगी, बदबू, सड़े हुए कीड़े और कचरा देखकर जय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी माँ भानी अपने बेटे की यह हालत देखकर तड़प उठती है और रोते हुए कहती है कि बेटा, तू ये काम मत कर, घर जा। हमारी लाश पर हमें
ऐसे सुख नहीं चाहिए। अर्थात माँ को भी लगता है कि नहीं, ये बेटे के लिए सही काम नहीं है। जय 32 शौचालयों की उस भयंकर दुर्गंध के बीच खड़ा होकर सोचता है कि इस देश में सिर्फ जन्म लेने के अपराध में किसी इंसान को इस नरक में क्यों धकेला जाता है। तभी मैला ढोने वाली गाड़ी का गाड़ीवान आता है और जय को जल्दी काम करने के लिए कहता है। जय जब घृणा और आक्रोश के साथ मैले से भरा एक डिब्बा उठाने की कोशिश करता है तो वो डिब्बा छलक जाता है और मैला उसके शरीर पर गिर जाता है। यह देखकर गाड़ीवान घृणा से उसे शंखासुर, ये एक अपशब्द है, यह कहता है। इस अंतिम अपमान से जय के भीतर का विद्रोह पूरी तरह भड़क उठता है। वो डिब्बा फेंक देता है और गुस्से तथा नफरत से भरकर वहाँ से भागने लगता है। उसकी माँ पीछे रोती चिल्लाती रह जाती है। अंत में जय अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ता है और चीखता है कि चाहे उसकी उंगलियां सड़ जाए या हाथ कट जाए, वह यह काम कभी नहीं करेगा। इस तरह से अगर कहानी के संदेश को समझना चाहें तो यह कहानी दर्शाती है कि शिक्षा युवाओं में आत्मसम्मान जगाती है। जय का विद्रोह केवल एक नौकरी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही उस जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ है जो किसी इंसान को उसकी जाति के कारण घृणास्पद जीवन जीने को मजबूर करती है। तो ये था कहानी। अब हम लोग बात करेंगे अगले कहानी की, और अगला कहानी का नाम है ओय रे चुरुंगन मेरे। ये मीना काकोडकर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो यह कहानी मीना काकोडकर द्वारा लिखी गई है, जिनका शीर्षक है ओय रे चुरुंगन मेरे। यह एक छोटे बच्चे रघु की भावनात्मक कहानी है, जो अपनी माँ के निधन के बाद अकेलेपन, बदलाव और अपनों के प्यार के बीच झूलता है। कहानी की शुरुआत रघु की माँ से होती है, अर्थात रघु की माँ की मृत्यु हो जाती है। रघु और उसके पिताजी इस गहरे दुख से टूट चुके हैं। माँ की मौत के बाद रघु की मौसी उसे अपने घर ले आती है, क्योंकि उसे लगता है कि रघु के पिता अकेले उसका ध्यान नहीं रख पाएंगे। रघु अपने पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पिता भारी मन से उसे मौसी के साथ भेज देते हैं। मौसी का घर रघु की झोपड़ी से बड़ा और पक्का है। मौसी की कोई अपनी संतान भी नहीं है, इसलिए वह रघु को बहुत प्यार करती है। वह उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में कराती है, उसे अच्छे से नहलाती धुलाती है और उसके साथ बच्चों की तरह खेलती भी है। रघु धीरे धीरे वहाँ रहने लगता है, लेकिन रह रहकर उसे अपने पिता और पुरानी झोपड़ी की याद आती रहती है। मतलब यहाँ पे मौसी के घर में उसको सुख सुविधा तो सारा मिल ही जाता है, यहाँ पर वो खुश भी है, लेकिन फिर भी उसे बीच बीच में अपने पिता की याद आती है और पुरानी झोपड़ी की भी याद आती है। मौसी रघु से बहुत गहराई से जुड़ जाती है। एक दिन जब रघु स्कूल जाते समय मुड़कर मौसी को हाथ हिलाना भूल जाता है तो मौसी भावुक हो जाती है। उस रात वो रघु को एक नन्हे पक्षी सी को चुरुंगन कहा गया है, मतलब चिड़िया का बच्चा तो चुरुंगन, तो एक नन्हे पक्षी की कहानी सुनाती है जिसकी माँ मर गई थी और उसकी मौसी पक्षी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन बड़ा होने पर चुरुंगन उड़ गया और अपनी मौसी को भूल गया। मौसी ये कहानी सुनाते हुए रोने लगती है, जिससे रघु भी भावुक हो उठता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चुरुंगन के माध्यम से वो मौसी खुद को ही और रघु को ही इस कहानी में कनेक्ट करना चाह रही है। 6 महीने बाद स्कूल की छुट्टियों में अचानक रघु के पिता उनसे मिलने आते हैं। रघु उन्हें देखकर बेहद खुश हो जाता है। पिता कहते हैं कि वे रघु को वापस लेने आए हैं। जब मौसी विरोध करती है तो पिता बताते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। यह सुनकर मौसी गुस्सा हो जाती है और वे रघु को एक सौतेली माँ के पास ले जाने के लिए
मना करती है। रघु भी सौतेली माँ का नाम सुनकर डर जाता है। लेकिन जब पिता बताते हैं कि रघु की नई माँ कोई और नहीं बल्कि उनके पड़ोस में रहने वाली सुरंग है, जिसने माँ की मौत के बाद रघु को अपनी गोदी में सुलाया था और जिससे रघु बहुत प्यार करता था, जब ये बात पता चलती है तो रघु खुशी से उछल पड़ता है। वह तुरंत अपने पिता के साथ जाने को तैयार हो जाता है। अर्थात वही चुरुंगन वाली कहानी कहीं ना कहीं यहाँ सच होने लगता है। अब मौसी क्या ही करती, मौसी उदास मन से उसे विदा करती है। कहानी के अंत में रघु अपने पिता का हाथ पकड़कर खुशी खुशी बस में बैठ जाता है। वो अपने पिता और सुरंग के विचारों में इतना खो जाता है कि बस चलते समय वो मौसी की तरफ मुड़कर देखना और हाथ हिलाना बिल्कुल भूल जाता है, ठीक उसी चुरुंगन पक्षी की तरह जिसकी कहानी मौसी ने उसे सुनाई थी। तो इस प्रकार यह कहानी बच्चों के कोमल मन, उनके संकोच और बड़ों के प्रति उनके सहज लगाव को दर्शाती है। साथ ही यह उस विडंबना को भी दिखाती है जहाँ मौसी का निस्वार्थ प्यार अंत में रघु की अपनी दुनिया और पिता के प्रति खिंचाव के आगे अधूरा रह जाता है। अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण कहानी की बात करेंगे और इस कहानी का नाम है चिता और इसके रचयिता हैं रघुवीर चौधरी। तो रघुवीर चौधरी द्वारा रचित कहानी पिता का मुख्य पात्र जीवन है, जिसका खेत शमशान घाट के बिल्कुल पास है। वो अपनी 5 साल की सुंदर बेटी रई के साथ रहता है। जीवन की पत्नी हेती की मृत्यु 5 वर्ष पहले ही हो चुकी है, जिसके बाद से वो अकेले ही घर संभालता है और बेटी के लिए खुद खाना भी बनाता है। यहाँ पे 2 नाम महत्वपूर्ण है, पहला जीवन और दूसरा उसकी पत्नी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसका नाम है हेती। हाँ, बेटी का नाम भी याद रखना सही रहेगा। बेटी का नाम है रई। तो गांव के लोग जीवन को पागल या मानसिक रूप से अस्वस्थ समझते हैं, क्योंकि वह बहुत ही अस्त व्यस्त और फटेहाल तरीके से रहता है, जबकि 4-5 साल पहले तक वह एक स्वस्थ, सुंदर और बुलंद आवाज़ में गाने वाला व्यक्ति था, जिसकी पहचान गांव में मेहमान नवाजी के लिए थी। तो पत्नी के मृत्यु के बाद जीवन का जीवन ही पूरी तरह बदल गया। कहानी की शुरुआत एक सर्द आधी रात से होती है। शमशान में दिन में एक युवा स्त्री का अंतिम संस्कार हुआ था, जिसकी चिता अब धीरे धीरे राख में बदल रही है। जीवन वहीं पास में बैठा चिता की सुलगती आग और उड़ती चिंगारियों को देखते हुए जीवन और मृत्यु के गहरे विचारों में खो जाता है कि कैसे अंत में सब कुछ राख बनकर मिट्टी में मिल जाता है और इंसान की कोई पहचान ही नहीं बचती। मचान पर सोते समय जीवन को अपनी मृत पत्नी हेती का भ्रम होने लगता है, अर्थात सपना आने लगता है। वह नींद और अर्धचेतन अवस्था में हेती की आवाज़ें सुनता है। बातों बातों में उसके भीतर छिपा एक बहुत बड़ा अपराध बोध भी सामने आने लगता है। गांव के लोग यह आरोप लगाते हैं कि जीवन ने ही अपनी पत्नी को मारा है और जीवन ने अपनी बेटी के पूछने पर भी यही सच स्वीकार किया था। लेकिन इस काल्पनिक बातचीत या सपने में सच उजागर होता है कि असल में हेती ने गुस्से में खुद जहर पी लिया था और यह बात सबसे छिपाई रखी। जीवन खुद को इसलिए दोषी मानता है क्योंकि गुस्से में उसने हेती पर गड़ा सा, एक तरह का धारदार हथियार, तो गड़ा सा उठा लिया था। इसी आत्मग्लानि वो पछतावे ने जीवन को अंदर से तोड़ दिया था। अर्थात उसने मारा नहीं था, उसने खुद ही गुस्सा में आकर जहर पी लिया था, लेकिन फिर भी जीवन को लगता है कि उसने उस पर जब गड़ासा उठाया था तो इसी के गुस्सा से उसने शायद जहर
पी लिया था। सुबह होने पर जीवन की आँख खुलती है, वो सपने से बाहर आता है, खुद को संभालता है और सुबह उसकी बेटी रई जागती है। भैंस दूहा जाता है, दोनों मिलकर चाय पीते हैं। रई अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर पूछती है, तुम रो रहे हो बापू? तो जीवन बात को टालते हुए कहता है कि यह सिर्फ धुएं के कारण है। अंत में जीवन अपने बेटी को खेत पर ध्यान रखने की बात कहकर अपने काम पर निकल जाता है। वो एक बार फिर शमशान की ठंडी हो चुकी चिता की ओर देखता है और अपने विशाल खेत की तरफ बढ़ जाता है, जहां उसे जीवन के संघर्षों को जारी रखना है। इस तरह से अगर इस कहानी के संदेश को जानना चाहें तो यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा और अकेलेपन को दर्शाती है जो अपनी पत्नी की मृत्यु और समाज के तानों के कारण अंदर ही अंदर टूट चुका है। चिता की बुझती हुई आग उसके जीवन के ढलते उत्साह और उसके भीतर सुलगते पछतावे का प्रतीक है। इसके बावजूद अपनी छोटी बेटी के लिए वो हर सुबह उठकर जिंदगी की जद्दोजहद में जुट जाता है। अब हम लोग बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण कहानी की, और इस कहानी का नाम है दूजो कबीर। तो एक कबीर के बारे में तो हम लोग जानते हैं, कबीरदास, जो मध्यकाल के एक संत कवि थे। तो अब यहाँ पे दूजो कबीर मतलब दूसरा कबीर, और इनके जो रचनाकार हैं वो हैं विजयदान देथा। तो ये विजयदान देथा द्वारा रचित दूजो कबीर कहानी है। इसमें वो क्या कहना चाहते हैं इसको समझते हैं। तो दूजो कबीर की शुरुआत कबीर नाम के एक अत्यंत कुशल जुलाहे अर्थात बुनकर जो कपड़ा बुनते थे उसी से होती है, जिसके हाथों से बुने कपड़ों और कालीनों की कला की ख्याति पूरे रियासत में फैली हुई थी। एक बार उस देश का राजा अपनी इकलौती बेटी अर्थात राजकुमारी के साथ कबीर के गांव के पास पड़ाव डालता है। कबीर की कला की तारीफ सुनकर राजकुमारी राजा से उसकी कारीगरी देखने जाने की अनुमति मांगती है। राजा अपने अहंकार में कबीर को वहीं बुलाने की बात कहता है, लेकिन गांव का ठाकुर बताता है कि कबीर बहुत स्वाभिमानी और अपनी धुन का पक्का है, वह किसी के बुलाने पर नहीं आता। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है, लेकिन राजकुमारी अपनी सूझबूझ से बात संभाल लेती है और राजा स्वयं कबीर की झोपड़ी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात राजा पहले क्रोधित होते हैं कि क्या एक आम इंसान की औकात कि वो राजा की बात को मना करे, लेकिन उसकी बेटी समझाती है कि इन कलाकारों को समझना थोड़ा मुश्किल है, ये अपने बात में या अपने धुन में ही रहते हैं। तो वो राजा को समझाती है और फिर ये कबीर के ही झोपड़ी पर जाते हैं। जब राजा, राजकुमारी, ठाकुर और कुछ सैनिक कबीर की झोपड़ी पर पहुंचते हैं तो वे कबीर की सादगी और उसकी अद्भुत कारीगरी देखकर दंग रह जाते हैं। कबीर के बुने हुए कपड़ों में प्रकृति के रंग और चित्र जीवंत प्रतीत होते थे। राजा कबीर की कला से प्रभावित होकर उसे मुँह मांगी कीमत देने या अपने राज्य का सबसे कीमती 9 लखा हार देने की पेशकश करता है ताकि वह उन कपड़ों को खरीद सके। अर्थात राजा कबीर का जो बना हुआ सुंदर सुंदर कपड़ा है उसको खरीदना चाहता है, और कबीर तो थोड़ा सा अपने धुन का पक्का है, ये है, वो किसी का बात तो सुनता है नहीं। तो यहाँ भी वही हुआ, कबीर राजा के धन और उपहार को बहुत ही सहजता से ठुकरा देता है। वो कहता है कि वो अपनी कला को पैसे के लिए नहीं बेचता, न ही इसे किसी को भेंट करता है। उसका मानना था कि उसकी कला उन गरीब लोगों के लिए है जिन्हें इसकी ज़रूरत है, पर जो उसे खरीद नहीं सकते। मतलब ये कला उनके लिए है कि जिन्हें ज़रूरत है लेकिन खरीद नहीं सकते। इसीलिए वो इस कला को राजा को बेचना भी नहीं चाहता, न ही राजा को भेंट देना चाहता है।
कबीर का यह सीधा और निडर जवाब राजा के अहंकार को चोट पहुंचाता है। क्रोध में आकर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि कबीर के बुने हुए सारे वस्त्रों को फाड़कर चिथड़े चिथड़े कर दिया जाए। कबीर बिना विचलित हुए शांत रहकर अपनी कला की बर्बादी को देखता रहता है। इसके बाद राजा कबीर को भी मारने का आदेश देता है, लेकिन राजकुमारी बीच में आकर कबीर की जान बचा लेती है। मतलब राजकुमारी जो खुद काफ़ी एक्सपर्ट है, जब राजा आना नहीं चाहते थे तो वो राजा को भी मना ली, और अब जब कबीर को मारने की बात हो रही थी तो फिर से राजकुमारी आकर कबीर को बचा लेती है। वस्त्रों के फटने के बाद भी कबीर के चेहरे की शांति और सत्य की बातें राजा के भीतर एक अजीब सी हलचल पैदा कर देती है। राजा को लगता है कि सारे कपड़े नष्ट होने के बाद भी, उसका इतना मेहनत बर्बाद होने के बाद भी वो विचलित नहीं हुआ, शांत ही रहा। तो इन बातों को देखकर राजा के मन में भी एक अजब तरह की हलचल पैदा होती है। राजा को पहली बार अपनी मृत्यु और राज सत्ता के खोखलेपन का एहसास होता है। वो कबीर के विचारों से इतना प्रभावित होता है कि अपने किए पर पछताते हुए अपना मुकुट और राज त्यागने को तैयार हो जाता है और कबीर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। राजा और उसके लोग फिर चले जाते हैं, लेकिन राजकुमारी कबीर की सच्चाई और निश्चल स्वभाव पर मोहित हो जाती है। आप कह सकते हैं कि वो कबीर से प्रेम करने लगती है, वो उससे शादी भी करना चाहती है। वो रात भर कबीर की झोपड़ी में दिया लेकर बैठी रहती है और कबीर के साथ फटे हुए कपड़ों को सुई धागे से रफू करने का काम सीखती है। अगले दिन जब राजा कबीर के पास दोबारा आता है तो वो कबीर को अपने पूरे राज्य के दहेज के साथ राजकुमारी को सौंपने का प्रस्ताव देता है। मतलब अगला दिन राजा भी आते हैं और वो कबीर को अपना राज्य भी देना चाहता है, साथ ही राजकुमारी से उसका शादी भी कराना चाहता है। तो किसी इंसान के लिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन कबीर जो अपने ही धुन में रहता था, तो कबीर इस पारंपरिक विवाह और राज के लोभ को भी मना कर देता है। वो कहता है कि शादी ब्याह और सत्ता, इन बंधनों में वो पड़ना नहीं चाहता। जब राजकुमारी उससे पूछती है कि इतनी बर्बादी के बाद भी उसे गुस्सा क्यों नहीं आया, तो कबीर एक बहुत बड़ा जीवन दर्शन देता है, बहुत बड़ी बात बताता है। वो कहता है कि एक अकेले व्यक्ति का क्रोध खुदकुशी जैसा है। जिस दिन मेरे इस क्रोध की भावना जन जन के मन में जागेगी, उस दिन दुनिया से राजा रंक, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेद मिट जाएगा। किसी भी सत्ताधारी के तलवार के बल पर किसी गरीब की कला को कुचलने का अधिकार उस दिन नहीं हो पाएगा। और अगर मैं अकेले ही इसका विरोध करूं या क्रोध करूं तो क्या ही हो जाएगा, खुदकुशी जैसा होगा। और वो बहुत शांत प्रकृति का तो था ही, तो ये उत्तेजित एकदम नहीं हुआ था। हाँ, जो राजकुमारी का जो प्रस्ताव है शादी के बारे में, तो ये सब के बारे में कबीर कहता है कि यदि एक नर और मादा के रूप में बिना किसी सामाजिक या राजसी बंधन के राजकुमारी अपनी इच्छा से उसके साथ रहना चाहे तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। मतलब वो राजकुमारी से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि वो एक सामान्य स्त्री बन के उससे शादी करे, उसे वो राजकुमारी बन के शादी करे या फिर उसे राज्य का लोभ दिखा के, तो फिर नहीं चलेगा। तो ऐसे करके ये कहानी समाप्त होती है, जिसका नाम है दूजो कबीर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी था। अब हम लोग बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण कहानी की, और इस कहानी का नाम है टोबा टेक सिंह। शहादत हसन मंटो की ये कहानी है। तो टोबा टेक सिंह नामक प्रसिद्ध कहानी शहादत हसन मंटो द्वारा लिखी गई है। भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्द और उसकी विडंबना को पागलों के माध्यम से बहुत ही मार्मिक रूप से इसमें दिखाया गया है।
तो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के 2-3 साल बाद दोनों देशों की सरकार ने तय किया कि जैसे कैदियों की अदला बदली हो चुकी है, वैसे ही पागलों का भी तबादला होना चाहिए। फैसला यह हुआ कि पाकिस्तान के पागल खाने में रहने वाले हिंदू और सिख पागलों को हिंदुस्तान भेज दिया जाए और हिंदुस्तान के पागल खाने के मुसलमान पागलों को पाकिस्तान लाया जाए, यह निर्णय हुआ। जब यह खबर लाहौर के पागल खाने में पहुंची तो वहां के पागलों में अजीब खलबली मच गई। पागल इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि यह पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्या बला है, उसे क्या ही पता। कोई पागल पेड़ में चढ़कर भाषण देने लगता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, कोई खुद को मोहम्मद अली जिन्ना तो कोई मास्टर तारा सिंह समझने लगता है। एक पढ़ा लिखा वकील अपनी प्रेमिका के हिंदुस्तान में रह जाने और खुद के पाकिस्तान में आ जाने से परेशान था। तो सबका अलग अलग समस्या। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि जिस जगह वो सालों से रह रहे हैं वो रातों रात दूसरे देश में कैसे तब्दील हो गया। इस कहानी का मुख्य किरदार बिशन सिंह नाम का एक सिख पागल है जो पिछले 15 सालों से पागल खाने में बंद था। वह एक अमीर जमींदार था, लेकिन मानसिक संतुलन खोने के बाद उसे यहाँ छोड़ दिया गया था। बिशन सिंह की एक अजब आदत थी। वह पिछले 15 सालों से कभी लेटा या सोया नहीं था, हमेशा अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा रहता था। वह अक्सर एक निरर्थक सी भाषा बड़बड़ाता रहता था। उसका सिर्फ एक ही सवाल था कि उसका गांव टोबा टेक सिंह कहाँ है। तो यहाँ यह भी स्पष्ट है कि जो टोबा टेक सिंह इस कहानी का शीर्षक है वो किसका नाम है, तो वो नाम है बिशन सिंह के गांव का। हाँ, ये अलग बात है कि जब बार बार वो अपने गांव के बारे में पूछता है तो फिर लोग उसी का नाम टोबा टेक सिंह रख देते हैं। वो कहते हैं कि मेरा गांव कहाँ है, हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। वो जिससे भी पूछता है उसे कोई साफ जवाब नहीं मिलता है। सभी लोग उसे प्यार से टोबा टेक सिंह ही बुलाने लगते हैं। विभाजन के बाद जब उसके रिश्तेदार उससे मिलने आना बंद कर दिए तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। अगर रिश्तेदार आते रहते तो फिर उसे पता चल जाता कि ये जो उनका गांव है ये कहाँ पर है। लेकिन अब विभाजन के बाद जो अपने लोग थे जो आते थे रिश्तेदार, अब उनका आना भी बंद हो गया। एक दिन उसका पुराना मुस्लिम दोस्त फजल उनसे मिलने आया, लेकिन जब बिशन सिंह ने उससे भी पूछा कि ये टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वो भी उलझ गया और कभी हिंदुस्तान तो कभी पाकिस्तान कहने लगा। अंततः वह दिन आ गया जब कड़ाके की ठंड में पागलों को बाघा बॉर्डर पर तबादले के लिए ले जाया गया। बॉर्डर पर पागलों की चेकिंग और कागजी कार्रवाई चल रही थी। कई पागल गाड़ियों से उतरने को तैयार नहीं थे, चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। जब बिशन सिंह की बारी आई तो उसने वहाँ के अफसर से पूछा कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। तो अफसर ने हंसकर कहा कि वो पाकिस्तान में है। यह सुनते ही बिशन सिंह ने हिंदुस्तान की तरफ जाने से मना कर दिया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे ज़बरदस्ती भेजने की कोशिश की, लेकिन वो बॉर्डर के बीचों बीच, जिसे नो मैंस लैंड कहते हैं, मतलब ऐसा जगह जिस पर किसी का कब्जा नहीं है, अर्थात ये न तो पाकिस्तान का है और न ही वो जगह हिंदुस्तान का है। तो ऐसे ही नो मैंस लैंड में एक जगह अपनी सूजी हुई टांगों पर अंगद के पैर की तरह जम गया। वह कोई नुकसान पहुंचाने वाला इंसान नहीं था, इसलिए अफसरों ने उसे वहीं रहने दिया, मतलब उसे हटाने उठाने का ज़्यादा प्रयास नहीं किया। सूरज निकलने से ठीक पहले उस बेजुबान और कभी न बैठने वाले बिशन सिंह के मुंह से एक भयानक चीख निकली। जब अफसर दौड़े आए तो उन्होंने देखा कि जो आदमी 15 साल से कभी लेटा नहीं था, आज औंधे मुंह जमीन पर मृत पड़ा था। एक तरफ कंटीले तारों के पीछे हिंदुस्तान था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। बीच की उस बेनाम जमीन के टुकड़े पर
जिसका कोई देश नहीं था। टोबा टेक सिंह अर्थात बिशन सिंह का शव वहीं पड़ा था। ये कहानी दिखाती है कि कैसे राजनेताओं ने कागज़ पर लकीरें खींचकर देशों को तो बांट दिया, लेकिन वो इंसानों की जड़ों, उनकी भावनाओं, उनके घरों को नहीं बांट पाए। जो पागल थे वे शायद उस समय के समझदार कहे जाने वाले राजनेताओं से ज़्यादा संवेदनशील थे। अब हम लोग बात करेंगे अगले कहानी की, और अगला जो कहानी है उसका नाम है अपना अपना कर्ज। ये अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। तो अमृता प्रीतम द्वारा रचित कहानी अपना अपना कर्ज मानवीय संवेदनाओं, रिश्तों की जटिलता, त्याग और अतीत के पश्चाताप पर आधारित एक बेहद मार्मिक कहानी है। एक नई बन रही बस्ती में मूर्ति नाम की एक चाय वाली महिला अपनी झुग्गी में मजदूरों के लिए चाय बनाती है। उसके साथ एक 2 साल का बच्चा और उससे बड़ी थोड़ी बड़ी उम्र की एक अन्य महिला जिसका नाम रुक्की है वो भी रहती है। यहाँ पे इस चाय दुकान में 3 लोग रहते हैं, एक 2 साल का बच्चा और ये मूर्ति और रुक्की। कोई नहीं जानता कि वे कौन है, कहाँ से आई है। लोग बस इतना जानते हैं कि वे विभाजन के समय काफिले के साथ यहाँ पहुँची थी। उस बस्ती में अपना मकान बनवा रहे राजबख्शी अक्सर मूर्ति के झुग्गी से चाय मंगवाते हैं। वे मूर्ति के व्यक्तित्व और उसके स्वाभिमान से गहरे प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच की खामोशी बातचीत में बदलती है। एक दिन जब राजबख्शी उससे बच्चे के बारे में पूछते हैं तो मूर्ति का जवाब कुछ अलग होता है। वो कहती है कि यह उसका बच्चा है और जो अंदर बैठी महिला है वो इस बच्चे की माँ है। तो यह थोड़ा सा विरोधाभास वाला उत्तर हुआ कि यह बच्चा उसका है, मूर्ति का है, और इस बच्चे की माँ रुक्की है जो अंदर बैठी है। यह विरोधाभासी जवाब राजबख्शी को उलझन में डाल देता है। शायद आप लोगों को भी उलझन होती होगी, थोड़ी देर में उसको क्लियर करेंगे। एक दिन शहर से लौटते समय राजबख्शी मूर्ति को रास्ते में लिफ्ट देता है। गाड़ी में बातचीत के दौरान राजबख्शी मूर्ति के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। मूर्ति हैरान होती है और स्वीकार करती है कि वह भी उनके सपने देखती थी, लेकिन वह एक शर्त रखती है कि जहाँ भी वो रहेगी रुक्की भी उसके साथ पूरे मान सम्मान के साथ रहेगी। तो ये थोड़ा अजीब तरह का शर्त है। राजबख्शी इसके लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मूर्ति उन्हें समझाते हैं कि समाज में माँ जैसी या बहन जैसी कहकर किसी को रखना व्यवहारिक नहीं होता। अर्थात वो चाहती है कि राजबख्शी शादी अगर करना चाहता है तो दोनों से ही शादी करे। तो ये थोड़ा सुन के अजीब लगता है, आगे जाके ये क्लियर होगा। राजबख्शी की ईमानदारी देखकर मूर्ति अपने जीवन का सबसे बड़ा सच उनके सामने खोल देती है। मूर्ति ऐसा क्यों चाहती है कि दोनों से वो शादी करे, ये सब के बारे में अब वो बात बता रही है आगे। मूर्ति एक गरीब परिवार से थी और एक अमीर भट्टे वाले ने उसे एक तरह से मोल खरीदा था, खरीद के ही शादी किया था। वो भट्टे वाला पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी रुक्की थी, वही रुक्की जो अभी उसके साथ इस चाय बेचने वाली झोपड़ी में रहती है। भट्टे वाले से शादी करने से पहले ही मूर्ति एक अन्य युवक जिससे वो प्रेम करती थी और जिसने उसे धोखा भी दिया था, तो उसी के कारण गर्भवती हो चुकी थी। भट्टे वाले को लगता था कि बच्चा उसका है क्योंकि उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी और रुक्की से उसे कोई संतान नहीं थी। पहली पत्नी मर चुकी थी और रुक्की का भी कोई बच्चा नहीं था, तो ये खुश था कि मूर्ति से कम एक बच्चा तो मिल गया। मूर्ति ने इस बच्चे को नफरत से जन्म दिया, लेकिन रुक्की ने इसे अपनी ममता से पाला। तो जो पहले वो
मूर्ति कही थी कि ये बच्चा मेरा है, लेकिन इस बच्चे की माँ रुक्की है। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि मूर्ति जानती थी कि ये नाजायज़ बच्चा है, इसीलिए उस बच्चे को उसने नफरत से जन्म दिया, लेकिन जो उसकी क्या है सौतन है रुक्की, उसने उसे ममता से पाला। जब बच्चे के असली बाप ने मूर्ति को ब्लैकमेल करना शुरू किया तो तंग आकर मूर्ति बच्चे के साथ कुएं में कूदकर जान देने जा रही थी। मतलब उस बच्चे का जो असली बाप था, वो उसे जब पता चला कि ऐसा है कि अमीर घर में शादी हुआ है, तो फिर वो मूर्ति को ब्लैकमेल करना शुरू किया। शायद ये कहता होगा कि ये बच्चा मेरा है, इस बारे में हम क्या है ईंट भट्टे वाले को बता देते हैं। तो ये सब सुन के वो काफ़ी परेशान हो गई और अपने बच्चे के साथ वो कुएं में कूदकर जान देने जा रही थी। तब रुक्की ने उसे बचाया। सारा सच जानने के बाद भी उसे गले लगाया और उस ब्लैकमेलर को चुपके से डरा धमकाकर गांव से भगा दिया। दंगों के दिनों में बलवाइयों ने भट्टे वाले को भी मार डाला, मतलब इन दोनों का जो पति था उसे भी मार डाला, जिसके बाद वे दोनों यहाँ आकर रहने लगी। मतलब अभी जो चाय बेचती है और एक झोपड़ा बनाकर इधर ही रहती है। तो मूर्ति कहती है कि यह बच्चा हकीकत में रुक्की का ही है। तो ऐसा कंडीशन है कि मूर्ति रुक्की को छोड़कर शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए वो चाहती है कि जो भी उससे शादी करे तो दोनों से ही शादी करे। मूर्ति का यह सच सुनने के बाद राजबख्शी भी अपने भीतर छिपे एक गहरे राज और अपराध बोध को स्वीकार करते हैं। वे बताते हैं कि उनका अपने सगे भाई की पत्नी अर्थात भाभी के साथ संबंध बन गया था। उनके भाई को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बच्चे की आस छोड़ दी और बीमारी के कारण घुट घुट कर मर गए। राजबख्शी उसी गुनाह और अपने भाई के कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। अंत में राजबख्शी को एहसास होता है कि जिस तरह रुक्की और मूर्ति अपने अतीत के दुखों और दायित्वों को निभा रही है, उसी तरह उन्हें भी अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित करना है। वे मूर्ति से कहते हैं कि आओ मूर्ति, हम अपने अपने कर्ज उतार दें। वे मूर्ति के साथ साथ रुक्की को भी सहर्ष अपनाने का वादा करते हैं और मूर्ति के माथे को चूमकर इस अटूट विश्वास पर मानो मुहर लगा देते हैं। तो ये था कहानी। अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण कहानी जवाबी कार्ड, इस पर बात करेंगे। तो इस कहानी के रचनाकार हैं दीनानाथ नादिम। तो दीनानाथ नादिम द्वारा लिखित कहानी जवाबी कार्ड कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित एक बेहद भावुक और मर्मस्पर्शी कहानी है। यह कहानी देश सेवा, मातृ प्रेम और युद्ध के दर्द को दर्शाती है। इस कहानी के मुख्य पात्र की बात करें तो जून दैद बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। गांव की एक बुजुर्ग महिला है, नानी या माँ जैसी, जो बेहद आकर्षक, सरल और स्वाभिमानी व्यक्तित्व की धनी है। गुल साहब, जो कि जून दैद का बेटा या पोता था, जो फौज में एक निडर और हृष्ट पुष्ट जवान है, वो पूरे गांव का चहेता है। मतलब इस कहानी में कहीं भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह जून दैद का बेटा था या पोता था। जो भी हो, लेकिन गांव का बहुत चहेता था और जून दैद भी इसे बहुत ज़्यादा चाहती थी। कुछ और पात्र हैं जैसे जमाल मीर, बास पंडित और करीम कुम्हार, ये गांव के अन्य लोग थे। तो कहानी की शुरुआत सुबह के समय जमाल मीर और जून दैद की बातचीत से होती है। जून दैद सुबह सुबह अपनी बद्री नाम की गाय की देखभाल करने गौशाला जाती है। उनके सफ़ेद बाल, सुंदर नयन और साधारण पहनावा उन्हें एक गरिमापूर्ण रूप देते हैं। गुल साहब फौज में भर्ती होकर जब गांव लौटता है तो पूरा गांव और बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। गुल साहब ने अकेले ही मोर्चे पर 17 कबलियों अर्थात घुसपैठियों को मार गिराया था। जब ये बात पता चलता है तो गांव वाले काफ़ी गर्वान्वित महसूस करते हैं। गांव वाले गर्व से कहते हैं
कि वह पूरे कश्मीर की रक्षा कर रहा है। जब वो वापस युद्ध क्षेत्र की ओर जाने लगता है तो गांव के सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सभी, उसके लिए तरह तरह के उपहार, साग, चटनी, रक्षा सूत्र सब लेकर आते हैं और उसे दुआओं के साथ विदा करते हैं। तो जब वो लौट के आते हैं गांव तो भी काफ़ी आदर सत्कार होता है, और जब फिर से वापस वो जाने लगता है तो भी लोग उसे बहुत ही मान सम्मान के साथ विदा करते हैं। एक सुबह आसमान में घने बादल छा जाते हैं। माहौल में कुछ अजीब सा डर फैल जाता है। गांव में खबर फैलती है कि डाकिया जब्बार गुल साहब का एक कार्ड लेकर आया है जो बिल्कुल खाली है। तो फौज या मोर्चे से खाली जवाबी कार्ड आने का मतलब था कि सैनिक अब इस दुनिया में नहीं रहा या फिर शहीद हो चुका है। यह खबर सुनकर पूरे गांव में मातम छा जाता है। मतलब उस समय ये रिवाज था कि जब घर वाले पत्र भेजते थे कि सेना में किसी को, तो उसके साथ एक जवाबी कार्ड भी भेज देते थे, और उस जवाबी कार्ड में वो जो अपना वक्तव्य था या अपनी बातें थी उसे वो लिख कर फिर से उसे पोस्ट कर देता था। लेकिन अगर बाय चांस वो जवाबी कार्ड खाली वापस आ जाए, इसका मतलब तो यही हुआ कि वो फौज अब इस दुनिया में है ही नहीं, या फिर कहीं दूर उसका ट्रांसफ़र हो चुका है। तो जब ये बात पता चलता है कि शायद अब वो दुनिया में ही नहीं है, तो पूरे गांव में मातम छा जाता है। गांव के लोग भारी मन से रोते हुए जून दैत के घर पहुंचते हैं। जून दैत हमेशा की ही तरह गौशाला में अपनी गाय से बातें कर रही होती है। इतने सारे लोगों को एक साथ उदास देखकर वो घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है। अंत में बास पंडित रोते हुए साहस जुटाता है और मुड़ा तुड़ा जवाबी कार्ड जून दैत के हाथों में थमा देता है। कार्ड को पूरी तरह खाली देखकर जून दैत एकदम जड़ हो जाती है और बिना कुछ बोले उस खाली कार्ड को आगे पीछे देखने लगती है। तो इस प्रकार यह कहानी युद्ध की विभीषिका और एक माँ के उस दर्द को बयां करती है जिसका बेटा देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है। खाली जवाबी कार्ड बिना कुछ कहे ही माँ के जीवन में आए कभी न भरने वाले खालीपन को दर्शा देता है। अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो का, यानी आपके पूरे कोर्स का जो अंतिम कहानी है 5 पत्र, इस पर हरिमोहन झा द्वारा लिखी गई ये एक अलग किस्म की ही कहानी है। इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ विभिन्न समय अंतराल में लिखे गए 5 पत्र है। एक ही व्यक्ति अपने पत्नी को विभिन्न विभिन्न समय में ये 5 पत्र लिखता है, तो ये गजब का कहानी है, आप कह सकते हैं। तो यह कहानी सुप्रसिद्ध मैथिली और हिंदी साहित्यकार हरिमोहन झा द्वारा लिखित 5 पत्र है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई पारंपरिक संवाद या वर्णन नहीं है, बल्कि एक ही व्यक्ति देवकृष्ण द्वारा अपनी पत्नी को अलग अलग समय पर लिखे गए 5 पत्रों के माध्यम से पूरे जीवन का सफ़र, पारिवारिक परिस्थितियाँ और इंसानी प्राथमिकताओं के बदलाव का बेहद सजीव तरीके से दिखाया गया है। पहला पत्र, जब ये नवयौवन और जब प्रेम का दौर था उस समय 1929 में लिखा गया। तो इस समय देवकृष्ण अभी खथुआ संस्कृत विद्यालय के छात्र हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यह पत्र पूरी तरह से प्रेम और विरह के एहसास से भरा है। देवकृष्ण अपनी पत्नी, जिन्हें वे प्रियतमे, राधा रानी, प्राणेश्वरी आदि कहते हैं, उसकी याद में खोए हुए हैं और पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है। वे पत्नी को अपनी माँ के साथ सिमरिया घाट पर गंगा स्नान के बहाने बुलाने की योजना बनाते हैं ताकि वे गुप्त रूप से मिल सकें। वे अपनी पत्नी के लिए छुपाकर चंद्रहार अर्थात गहना खरीदने की भी बात करते हैं और
अपने दोस्त से उनकी फ़ोटो खिंचवाने की तरकीब भी बताते हैं। पत्र में पकड़े जाने का डर और प्रेम का रोमांच साफ झलकता है। तो ये पहला पत्र जो कि लिखा गया है 1929। अब अगला जो है ये ठीक 10 साल बाद 1939 को, जब गृहस्थी की शुरुआत हो चुकी है, जिम्मेदारियां आ गई है, तो शादी के 10 साल बीत चुके हैं। देवकृष्ण अब उसी विद्यालय में 60 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी कर रहे हैं। उनके 2 बच्चे अब हो चुके हैं, बेटा का नाम बंगट और एक छोटी बेटी भी। अब इस पत्र में प्रेम का स्थान अब पारिवारिक चिंताओं और व्यवहारिक बातों ने ले लिया है। वे पत्नी की बीमारी को लेकर चिंतित है, उन्हें रोजाना दूध पीने की सलाह देते हैं। वे सीमित आय के कारण पूरे परिवार को शहर में साथ रखने में असमर्थता जताते हैं, क्योंकि वहाँ बूढ़ी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। वे होली की छुट्टी में गांव आने का वादा करते हैं। तो कहाँ प्रेम, और प्रेम से अब इस जिम्मेदारी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। तीसरा पत्र जो कि 1949 को लिखा गया है, मतलब ठीक उसके 10 साल बाद और शादी के 20 साल बाद ये हुआ। अब जिम्मेदारियां और कर्ज का बोझ काफ़ी बढ़ चुका है। यह पत्र पूरी तरह से आर्थिक तंगी, बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक जिम्मेदारियों की चिंता से घिरा है। देवकृष्ण बताते हैं कि फसल अच्छी नहीं हुई है। माँ के श्राद्ध के लिए गए 100 रुपये के कर्ज का ब्याज बढ़ता जा रहा है। 100 रुपया भी कम लगता होगा, लेकिन उस समय उसका मासिक वेतन ही 60 रुपया था। तो बेटे बंगट की स्कूल की फीस भरनी है और बड़ी बेटी की शादी की चिंता सता रही है। आर्थिक तंगी का आलम यह है कि वे वेतन का एडवांस भी ले चुके हैं और दोस्तों से भी उधार ले चुके हैं। वे अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। अब अगला पत्र जो कि चौथा पत्र है, ये 70 साल बाद, शादी के 70 साल बाद लिखा गया पत्र है। अब देवकृष्ण काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और गंभीर बीमारी से उठ खड़े हुए हैं। इस पत्र में जीवन का सबसे कड़वा सच, अपनों की बेरुखी और अकेलापन को दिखाया गया है। देवकृष्ण दुखी मन से लिखते हैं कि उनका बेटा बंगट अपनी पत्नी को लेकर उनके साथ रहने के बजाय कलकत्ता चला गया है। वे बहू के बहकावे में आकर बेटे द्वारा किए गए बुरे व्यवहार और अपने ही घर से उपेक्षित किए जाने पर गहरा क्षोभ व्यक्त करते हैं। वे अपनी आर्थिक तंगी के लिए पत्नी को उनके नाम की ज़मीन बंधक रखने या बेचने की सलाह दे देते हैं, क्योंकि उनका चंद्रहार तो पहले ही बंधक पड़ा हुआ है। और अब आखिरी पत्र, 5वां पत्र, कहानी का नाम भी है 5 पत्र। तो ये 5वां पत्र जीवन की अंतिम संध्या पर विरक्ति वाला पत्र है। देवकृष्ण अब काशी अर्थात बनारस में अपने जीवन की अंतिम घड़ियां बिता रहे हैं। यह पत्र जीवन के अंतिम पड़ाव में वैराग्य, शारीरिक दुर्बलता और मृत्यु की प्रतीक्षा को दर्शाता है। देवकृष्ण गंभीर रूप से बीमार, दमा और संग्रहणीय रोग से पीड़ित हैं और काशी में रहकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। वे अपनी पत्नी को ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि बहू तो गृह लक्ष्मी है, चाहे वो सास उससे कितना भी झगड़ती रही हो। पत्र के अंत में वो एक बेहद मर्मस्पर्शी और कड़वी बात है, वो लिखते हैं कि यदि किसी दिन उनकी पत्नी, उसमें तो वो बूढ़ी ही संबोधित करते हैं, कि बूढ़ी का देहांत हो जाए तो उनकी चिता पर देवकृष्ण की तरफ से भी एक लकड़ी चढ़ा दी जाए। मतलब वो तो आ ही नहीं पाएंगे, और वो ऐसा कहते हैं कि अगर पत्नी मर भी जाती है तो उसके नाम से एक लकड़ी उसमें भी चढ़ा दिया जाए। तो इस तरह से इस कहानी का अगर संदेश या सार निकालना चाहें
तो यह कहानी पत्रों के माध्यम से मानव जीवन के चक्र को दर्शाती है। कैसे एक युवा प्रेमी समय के साथ एक जिम्मेदार पिता, फिर एक चिंतित गृहस्थ, उसके बाद एक उपेक्षित वृद्ध पिता और अंत में मोक्ष की कामना करने वाला वैरागी बन जाता है। जीवन की चकाचौंध से शुरू होकर अंत में अकेलेपन और मृत्यु की ओर बढ़ने का यह सफ़र बेहद मार्मिक ढंग से चित्रित किया गया है। तो इस तरह से जो आपके कोर्स का सारा जो इकाई था वो कंप्लीट हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।